प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम, गुड मॉर्निंग। आज हम ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर विचार किया था। उसमें हमने ये अध्ययन किया था कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता को अपनाया गया है, जिसमें संसद देश के लिए किसी भी प्रकार का कानून बना सकती है, पुराने कानून में संशोधन कर सकती है, संविधान को बदल सकती है, शासन प्रणाली में परिवर्तन कर सकती है, अर्थात उसके कानून निर्माण की शक्ति पर कोई सीमाएं नहीं हैं। और उसकी इस सर्वोच्चता के बारे में डी लॉम ने लिखा था कि ब्रिटिश संसद सब कुछ कर सकती है, केवल स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री नहीं बना सकती है। तो इस तरह से ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता का सिद्धांत विद्यमान है। आज हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता पर कोई सीमाएं हैं। क्या वास्तव में ब्रिटिश संसद संप्रभु और निरंकुश व्यवहार कर सकती है। इस संबंध में रैमजे मेयर ने लिखा है, मंत्रिमंडल की तानाशाही ने संसद की शक्ति तथा सम्मान को बहुत कम कर दिया है। ये तो हम जानते ही हैं कि शासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, और पूरा प्रशासन तंत्र इन 3 अंगों में विभक्त होता है। शासन की शक्तियाँ इन तीनों अंगों में अलग अलग बटी हुई होती हैं। तो यदि मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका की शक्ति में कहीं वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति में व्यवस्थापिकाओं की शक्ति तुलनात्मक रूप से कम हो जाती है। और रैमजे मेयर ने इसी तथ्य को इंगित करते हुए लिखा है कि जब से मंत्रिमंडल की तानाशाही का विकास हुआ है, यानी मंत्रिमंडल अर्थात कार्यपालिका शक्तिशाली हुई है, वैसे वैसे संसद की शक्तियां तथा सम्मान में कमी आई है। तो हम उन तत्वों को देखने का प्रयास करेंगे, उन कारणों को जानने का प्रयास करेंगे जो ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता या सर्वोच्चता पर सीमाएँ लगाते हैं, उसकी शक्तियों को कम करते हैं। इनमें पहला है राज्य का लोक कल्याणकारी स्वरूप। ब्रिटेन में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप को अपनाने के कारण राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। राष्ट्रीयकरण की प्रवृत्ति के कारण कार्यपालिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। ये इम्पोर्टेंट है कि और राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण देश का नेतृत्व मंत्रिमंडल के हाथों में आ गया है। तो इसका सीधा सा अर्थ यही निकलता है कि राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के कारण से जो शासन से संबंधित अधिकांश कार्य करना होता है वो कार्यपालिका को करना होता है, और इससे कार्यपालिका की शक्तियों में काफ़ी वृद्धि हुई है। और जिस मात्रा में, जिस अनुपात में कार्यपालिका की शक्तियाँ बढ़ी हैं, उसी मात्रा में व्यवस्थापिका की अर्थात संसद की शक्तियों में कमी आई है। तो ये कारण ये है। दूसरा कारण है दलीय अनुशासन। दलीय अनुशासन के कारण संसद का व्यवहार संप्रभु का न होकर दलीय आचरण का होता है। दल के महत्वपूर्ण सदस्य कार्यपालिका में होते हैं, अतः कार्यपालिका की इच्छा के अनुसार ही संसद को कार्य करना पड़ता है। संसद के अंदर दल के सचेतक इस बात का ख्याल रखता है कि उसके अपने दल के सदस्य सरकार की नीति व भावनाओं के अनुरूप कार्य करें। आधुनिक समय में बिना दल के चुनाव लड़ना और संसद का सदस्य बनना बहुत मुश्किल है। तो इस दलीय अनुशासन की प्रवृत्ति के कारण से भी व्यवस्थापिका की जो सर्वोच्चता है अर्थात संसद की जो सर्वोच्चता है उसमें कमी आई है, क्योंकि आधुनिक युग लोकतंत्र का युग है और लोकतंत्र में सरकार का निर्माण यानी अर्थात चुनाव जो होते हैं वो दलीय आधार पर होते हैं। और दलीय अनुशासन के कारण से संसद के जो सदस्य होते हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के होते हैं, उनका बहुमत होता है, और ऐसी स्थिति में उनका जो आचरण होता है वो संसद सदस्य कम होता है और सत्तारूढ़ दल के अनुकूल उनका आचरण पाया जाता है कि जैसा सरकार चाहती है। सरकार का मतलब होता है कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल। तो जैसी सरकार चाहती है वैसा व्यवहार दलीय अनुशासन के कारण से संसद के सदस्यों को संसद में करना पड़ता है। प्रत्येक दल का एक दलीय सचेतक होता है जो इस बात का ध्यान रखता है कि उसके सदस्य सरकार की नीतियों एवं भावनाओं के अनुरूप आचरण करें, और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके विरुद्ध दलीय अनुशासन के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है।
तो इस दलीय अनुशासन ने संसद की सर्वोच्चता पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। तीसरा है प्रदत्त व्यवस्थापन का विकास। आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा का विकास हुआ है। इस व्यवस्था के अनुसार संसद कानून की मोटी रूपरेखा पारित करती है। उसमें नियम व उपनियम बनाने का कार्य कार्यपालिका विभागों के द्वारा किया जाता है। कार्यपालिका विभागों द्वारा बनाए गए नियम व उपनियमों का प्रभाव कानून के समान होता है। प्रदत्त व्यवस्थापन के कारण मंत्रिमंडल की शक्तियों में बहुत अधिक वृद्धि हुई है तथा संसद की शक्तियों का ह्रास हुआ है। तो यदि हम देखें तो आधुनिक युग में प्रदत्त व्यवस्थापन की जो प्रथा है उसका विकास हुआ है। प्रदत्त व्यवस्थापन क्या है, इस बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि आधुनिक समय में व्यवस्थापिकाओं को अर्थात संसद को बहुत सारे कानून बनाने पड़ते हैं। न तो उसके पास इतना समय होता है, न ही तकनीकी ज्ञान होता है। इसलिए आधुनिक व्यवस्थापिकाओं के द्वारा कानून की मोटी रूपरेखा बना दी जाती है। उसमें जो नियम और उपनियम बनाने का कार्य है वो कार्यपालिका विभागों के द्वारा किया जाता है। तो कार्यपालिका के द्वारा जो नियम और उपनियम बनाए जाते हैं उनका प्रभाव कानून के समान होता है। तो व्यवहार में जो कानून निर्माण की शक्ति संसद के पास थी वो व्यवहार में इस प्रदत्त व्यवस्थापन की प्रथा के कारण से वो कार्यपालिका के हाथों में आ गई है। तो इसने भी संसद की सर्वोच्चता पर अंकुश लगाने का या उसकी सर्वोच्चता को कम किया है। एक कारण है संसद की प्रक्रिया। संसदीय शासन व्यवस्था वाले देशों में कानून निर्माण की प्रक्रिया ने भी संसद की शक्तियों का ह्रास हुआ है। संसद में अधिकतर विधायक सरकारी सदस्यों के द्वारा ही संसद में अधिकतर इसमें थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ये इसकी जगह विधेयक है, हम संशोधन कर लेंगे। विधायक की जगह इसको विधेयक पढ़ा जाए। संसद में अधिकतर विधेयक सरकारी सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जाते हैं। सरकारी सदस्यों द्वारा संसद में बहुमत होने की वजह से उनकी इच्छा अनुसार कानून निर्माण हो जाता है। सदन का अधिकांश समय सरकारी विधेयकों पर विचार करने में व्यतीत हो जाता है। गैर सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विधेयकों पर विचार करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। तो संसद की प्रक्रिया की वजह से भी संसदीय सर्वोच्चता में कमी आई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है उसमें संसद सर्वेसर्वा होते हुए भी उस कार्य को जो अंजाम दिया जाता है वो कार्यपालिका के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि जितने भी विधेयक होते हैं, महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं, वो सरकारी सदस्यों के द्वारा अर्थात सरकार के द्वारा ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। और संसद में उनके दल का बहुमत होने की वजह से वो अपनी इच्छानुसार उन कानून का निर्माण करवा लेते हैं। यदि किसी गैर सरकारी सदस्य ने कोई विधेयक प्रस्तुत किया है तो इस बात की संभावना बहुत कम होती है कि वो पारित हो जाए। तो इसने भी संसद की प्रक्रियाओं ने भी या संसद की जो ये चीज़ें हैं इन्होंने भी उसकी शक्तियों में कमी की है। जनमत। संसद की शक्तियों का ह्रास तथा सीमा जनमत होता है। संसद के निम्न सदन अर्थात कॉमन सभा का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। जनता द्वारा निर्वाचित सदन सदैव जनहित के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकता है। यदि संसद सदस्य जनहित के विरुद्ध कार्य करते हैं तो जनता के द्वारा उन्हें चुनाव के माध्यम से बदल दिया जाता है। तो इस जनमत लोकतंत्र में जो सबसे बड़ी शक्ति होती है वो जनमत के हाथों में होती है। और
जनमत का भय या डर संसद को उसकी मनमानी से रोकने का कार्य करता है, क्योंकि जो भी संसद के सदस्य होते हैं उनको निर्धारित अवधि के बाद चुनाव के लिए जनता के सम्मुख जाना पड़ता है, और यदि वो जनहित के विरुद्ध कार्य करेंगे तो ऐसी स्थिति में जनता के द्वारा उन्हें नकार दिया जाएगा। तो ये जो भय होता है, ये भय ही वास्तव में संसदीय संप्रभुता या सर्वोच्चता या उसके मनमाने पर रोक लगाने का कार्य करता है। ब्रिटेन में जो संवैधानिक परंपराएं हैं उन्होंने भी संसदीय सर्वोच्चता पर अंकुश लगाने का कार्य किया है, और ब्रिटेन में इन ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का बहुत अधिक महत्व है। ब्रिटिश संसद के द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जा सकता जो स्थापित परंपराओं के विरुद्ध हो। यदि संसद परंपराओं के विरुद्ध कोई कानून बनाती है तो जनमत, ये मिसप्रिंट हुआ, जनमत उसके विरुद्ध हो जाएगा। और लोकतांत्रिक देशों में जनता द्वारा निर्वाचित कोई सदन जनमत को नाराज नहीं करना चाहता है। तो ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं ने भी संसद की सर्वोच्चता पर अंकुश लगाने का कार्य किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरा ब्रिटिश संविधान परंपराओं पर आधारित है, और वहाँ जो स्थापित परंपराएं हैं वो शासन के महत्वपूर्ण मार्गदर्शक या सूचक हैं। कोई भी शासन का अंग उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इन परंपराओं के पीछे लोकमत या जनमत की शक्ति होती है। यदि सरकार का कोई भी अंग, चाहे वो संसद हो या कार्यपालिका हो, इनके विरुद्ध कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा। और लोकतंत्र में कोई भी शासन का अंग या सरकार जनमत को अपने विरुद्ध नहीं होने देना चाहता है। तो इन संवैधानिक परंपराओं की वजह से भी ब्रिटिश संसद की जो सर्वोच्चता है वो सर्वोच्चता प्रभावित होती है। कानून का शासन। ब्रिटिश संसद कानून के शासन का उल्लंघन नहीं कर सकती है। कानून का शासन ब्रिटिश शासन पद्धति का मूल आधार है। कानून के शासन का उल्लंघन करना जनहित का उल्लंघन करने के समान होता है। ब्रिटेन में एक ब्रिटिश संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि वहाँ कानून का शासन पाया जाता है, रूल ऑफ लॉ, है ना। कानून सर्वे सर्वा होता है, कानून सर्वोच्च होता है। तो चूँकि यद्यपि कानून बनाने का कार्य संसद करती है, लेकिन उसके द्वारा जो कानून बनाए गए, जो पूर्व में प्रचलित हैं, उसको सम्मान करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कानून का शासन भी संसद की सर्वोच्चता पर नियंत्रण या अंकुश लगाने का कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून। अंतर्राष्ट्रीय कानून के पीछे विश्व का जनमत होता है, और इन कानूनों को सभी राष्ट्रों की सहमति प्राप्त होती है। प्रत्येक देश की व्यवस्थापिकाओं को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना पड़ता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं वो कानून भी ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता पर एक तरह से सीमाओं का काम करते हैं, क्योंकि इन कानूनों के विरुद्ध जो अंतर्राष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, कोई भी देश की व्यवस्थापिका इन कानूनों के खिलाफ कानून नहीं बना सकती है, क्योंकि इनके पीछे विश्व का जनमत होता है, और विश्व जनमत की वजह से इन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना होता है। तो ये भी एक सीमाएं हैं जो ब्रिटिश संसद पर अंकुश लगाने का कार्य करती हैं। एक नैतिक बंधन है। यद्यपि ब्रिटिश संसद संवैधानिक दृष्टि से किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण कर सकती है, यानी उसके कानून निर्माण की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है, परंतु व्यवहार में ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। सैद्धांतिक या संवैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी प्रकार का कानून बना दे, लेकिन वो ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जो ब्रिटेन में स्थापित नैतिक व्यवस्थाओं या नैतिक मान्यताओं के प्रतिकूल हो। यदि वो ऐसा कोई कानून बनाती है तो सीधा सीधा सा मतलब होगा जनमत उसके खिलाफ हो जाएगा। तो ये अंकुश